नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की इस लेक्चरर सीरीज़ में हम आज भाग 11 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले के भाग हमने जो कंप्लीट कर दिए हैं, चलते हैं प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इन इकोनॉमिक के वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए चलते हैं अपन पत्र मुद्रा, पेपर मनी। पत्र मुद्रा भारत सरकार का गारंटी के सरकार के निकाले जाने से नोट होते हैं जिन्हें मुद्रा की आवश्यकता और पूर्ति के लिए विधि ग्राह्य घोषित होती है। पत्र मुद्रा के पीछे प्राय कुछ कोष रखा जाता है जो स्वर्ण या विदेशी विनिमय के रूप में होता है। कोष के आधार पर पत्र मुद्रा प्राय निम्न 4 भागों में बांटी जाती है: प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनशील मुद्रा और प्रादेशिक मुद्रा। प्रतिनिधि मुद्रा का पत्र मुद्रा के रूप में प्रारंभ जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर्स मनी, जब कागज के नोटों के बदले 100% स्वर्ण या चांदी कोष में रखा जाता है, तब इस प्रकार के कागज के नोट प्रतिनिधि मुद्रा के कहलाते हैं। इस व्यवस्था में पत्र मुद्रा के बदले सोना या चांदी मिलने की गारंटी होती है। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कन्वर्टेबल पेपर मनी, जब भारत में पत्र मुद्रा के बदले 100% कोष नहीं रखा जाता है, वरन कुल मुद्रा का निश्चित भाग जैसे 20, 30, 40% हिस्से के रूप में स्वर्ण या चांदी रखी जाती है। किंतु सरकार या केंद्रीय बैंक आरबीआई ये घोषणा करता है कि पत्र मुद्रा के बदले में स्वर्ण, चांदी या प्रामाणिक मुद्रा मिल सकेगी, तो इस प्रकार की मुद्रा को हम परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा इन कन्वर्टेबल पेपर मनी, जब पत्र मुद्रा के बदले स्वर्ण, चांदी या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु कोष में नहीं रखी जाती है और नहीं इसके बदले सोना, चांदी, कोई मूल्यवान वस्तुएं देने की गारंटी दी जाती है, इसे अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहते हैं। ये सरकार की साख पर चलती है। भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में पत्र मुद्रा का प्रचलन 19वीं शताब्दी के पहले नहीं था, उसके बाद प्रारंभ हो गया। सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ बंगाल के नोटों की गिनती का निकासी का अधिकार दिया। बाद में नोट निकालने का अधिकार अन्य प्रेसिडेंटी बैंकों को भी मिल गया। 1862 के बाद नोट निकालने का कार्य सरकार स्वयं करने लगी। सरकार ने 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना होने पर नोट निर्गमन का काम रिजर्व बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया था। भारत में नोट निर्गमन अब तक निम्न 3 प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। निश्चित विश्वासित प्रणाली, इस प्रणाली में सरकार द्वारा एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाती है। आनुपातिक कोष प्रणाली, नोट निर्गमन की नीति रीति बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्गमित किए जाने वाले नोटों का एक निश्चित प्रतिशत स्वर्ण कोष के रूप में रखना पड़ता है। न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, भारत में वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली निश्चित है और रिजर्व बैंक द्वारा यह प्रणाली 6 अक्टूबर 1956 से अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के लिए ये आवश्यक था कि वे कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना तथा 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों के कोष रखा जाएगा। मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव जो आता है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को आर्थिक व्यवस्था एवं संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स में कभी कभी तो इन परिवर्तनों से समस्त आर्थिक संरचना की अस्त व्यस्त हो जाती है और समाज में अन्याय, संघर्ष, शत्रुता और अराजकता फैल जाती है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यही कारण है कि आज विश्व के सभी अर्थशास्त्री आर्थिक नीति का एक मूल्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी मानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो व्यापार चक्रों को नियंत्रित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के 4 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं: स्फीति, मुद्रा प्रसार; अविस्फीति, मुद्रा का संकुचन; प्रतिस्फीति, मुद्रा संस्फीति तथा अपस्फीति। मुद्रा स्फीति, मुद्रा प्रसार या मनी इन्फ्लेशन, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा स्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में निरंतर गिरावट आती जाती है। कैमरर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैमरर के शब्दों में, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है और कीमतें बढ़ती रहती है या वृद्धि होती रहती है। मुद्रास्फीति की परिभाषा से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति आर्थिक असंतुलन की वह स्थिति है जिसे अनंतः मौद्रिक आय में वृद्धि हो और उत्पादन में कमी हो जाए। इस आधार पर मुद्रास्फीति के कारणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है:
पहला, मौद्रिक आय में वृद्धि, इंक्रीज इन मनी इन इनकम। दूसरा, उत्पादन में कमी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है: मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना और उत्पादन स्थिर रहना, मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहना किंतु उत्पादन कम होना, मुद्रा की पूर्ति बढ़ते जाना किंतु उत्पादन गिरते जाना, मुद्रा की मात्रा बढ़ते जाना, उत्पादन बढ़ते जाना किंतु मुद्रा की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ना, मुद्रा की मांग कम होते जाना और उत्पादन में कमी होते रहना किंतु मुद्रा की अपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी से कम हो जाना। नंबर 1, मुद्रा में पूर्ति वृद्धि हो, उत्पादन स्थिर हो। दूसरा, मुद्रा और पूर्ति स्थिर और उत्पादन कम होना। तीसरा, मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा उत्पादन का गिरना, मुद्रा और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा और मुद्रा मात्रा में कमी और उत्पादन में कमी, मुद्रा की पत्र मुद्रा के अनुसार अपेक्षा उत्पादन में तेजी होना और मुद्रा की अपेक्षा उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होना। मुद्रा संस्कृति के प्रकार। मुद्रा संस्कृति के प्रकारों में पूर्णतः मुद्रास्फीति और आंशिक मुद्रास्फीति होती है, जो प्रोफेसर पिगू इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री, इसका समर्थन प्रोफेसर किन्स ने भी किया है। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की गारंटी पहले से हो तो कीमतों में वृद्धि होती है और आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंच जाता है तब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में उपस्थित विभिन्न अपूर्णताओं के कारण पूर्ण रोजगार से पहले भी मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। मांगजन्य स्फीति, डिमांड पुल इन इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था में प्रचलित बाजार कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग बाजारों में वस्तुओं की कुल उपलब्ध पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ने लगता है, जिसे मांग अन्य स्फीति या मांग आदि की स्फीति कहते हैं। मांगजन्य स्फीति दो प्रकार की कारण उत्पन्न होती है: मांग में वृद्धि करने के कारक और पूर्ति में कमी लाने के कारक होती है। मांगजन्य स्फीति की निर्धारित प्रकार क्या है? वस्तु पत्र मुद्रास्फीति, कमोडिटी इन्फ्लेशन और उत्पादन में कमी आने के कारण जब सामान्य मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु स्थिति को स्फीति कहते हैं। चलन स्फीति, करेंसी इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में धातु या पत्र मुद्रा निर्गमित कर देते हैं तो मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसे करेंसी स्फीति भी कहते हैं। साख स्फीति, क्रेडिट इन्फ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था के पत्र मुद्रा की मात्रा स्थिर रहे पर सरकार साख सृजन को प्रोत्साहित करे और व्यापारिक बैंक साख का सृजन करते हुए उसमें उत्पादन की स्फीति को साख स्फीति कहते हैं। घाटा प्रोत्साहित स्फीति, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, जब सरकार सार्वजनिक व्ययों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में घाटे के वित्त का सहारा लेती है तो इससे मुद्रा पूर्ति बढ़ जाने के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। इसे घाटा प्रोत्साहित स्फीति भी कहा जाता है। लागत दबाव स्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब कीमतों में वृद्धि का एकमात्र कारक वस्तुओं को उत्पादन लागत में वृद्धि हो तो लागत प्रेरित स्फीति भी कहा जाता है। लागत जन्य स्फीति, इसमें वेजेज निम्न प्रकार की स्फीति को सम्मिलित किया जाता है, जैसे मजदूरी जन्य स्फीति, वेजेज पुश इन इन्फ्लेशन, जब मजदूर सामूहिक रूप से सौदेबाजी के कारण अपने शक्तिशाली श्रम संघों के द्वारा मजदूरी की दर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं तो इसके कारण लागत में जो वृद्धि होती है परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर बढ़ता है और इस स्थिति में मजदूरी को प्रोत्साहित स्फीति भी कहा जाता है। आयातित मुद्रास्फीति, इम्पोस्ट इन्फ्लेशन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहती है या वृद्धि होती रहती है, इससे देश में उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी और वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप कीमत में वृद्धि हो जाएगी और इस कीमत में वृद्धि को आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति या मुद्रा विस्फीति, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्थाओं को मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। काउथर के अकॉर्डिंग अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा और वस्तुओं का मूल्य भी घट जाता है। मुद्रा अवस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निरंतर तेजी से वृद्धि और बढ़ने घटने लगते हैं तब सरकार मुद्रा अवस्फीति की नीति को भारतीय बाजार में लाती है। कॉरबर्न के अनुसार अकॉर्डिंग कीमतों में आय और व्यय में जो भी लाभकारी गिरावट हो वह अवस्फीति के अंतर्गत आती है। ए लो
lowering of the price, income and expenditure when they would be beneficial would in disinflation। संक्षेप या सार गर्भित बात ये कही जाती है कि जब मुद्रास्फीति भयंकर हो और प्रचंड रूप धारण कर लेती है तो कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि होने लगी और मुद्रास्फीति के द्वारा कीमतों में कमी करके उसे सामान्य स्तर तक पुनः लाया जाता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।